न्यू सेक्शन ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड फ्रीडम स्ट्रगल। और फ्रीडम स्ट्रगल में हमें शुरुआत करना है द एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। बार बार मैं नेशनलिज्म नेशनलिज्म राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की बात करता रहता हूं। पापा से बोलना बात करेंगे मेरे से, ठीक है? क्लियर है? तो ये नेशनलिज्म के पीछे के लॉजिक को क्या समझना है भाई। देखो, ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रवादी होना, अभी तक देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यूरोपियन लगता है। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यूरोपियन है। नेशन वर्ड जो है ज्योग्राफिकल, किसी चौहद्दी के अंदर, एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसको नेशन कहने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मॉडर्न है। हालांकि हमारे शास्त्रों में राष्ट्र की बात की गई है, लेकिन यहां पे राष्ट्र सिविलाइजेशनल है। यहां पे हमारे जो राष्ट्र, हमारे जो शास्त्रों में, पुराणों में जिस राष्ट्र की बात की गई है, नेशन की बात की गई है, वो कैसा राष्ट्र है? सिविलाइजेशनल है, सभ्यता आधारित है, ना कि ज्योग्राफिकल है कि एक सर्टेन जिसका बाउंड्री हो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। यही कारण है कि इंडिया का जब तुम एंशिएंट हिस्ट्री जब उठा के देखते हो, एंशिएंट फेज, तो हमारा ज्योग्राफी एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, टाइम पीरियड में सर्टेन नहीं है कि यहां से यहां तक। ये इसका एक्सपेंशन भी हुआ है और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसका विस्तार भी हुआ है, इसका संकुचन भी हुआ है। हमें पाकिस्तान वाले इलाकों से हड़प्पा के समय में पशुपति का सील मिला है। पढ़ेंगे हड़प्पा जब पढ़ेंगे तो उस समय का पहचान है, उस समय का पहचान है सील, मोहर, है ना? और उसमें सबसे प्रोमिनेंट है पशुपति सील, जिसपे एक योगी ध्यान मुद्रा में, और उसके चारों तरफ अलग अलग जानवर हैं, जानवरों को वहां पे अंकित किया गया है, मार्क किया गया है, पंचमार्क। यह दिखाता है कि हमारा बिलीफ उस समय भी किसमें था। हमने माना कि यह शंकर का एक रूप है ना? हमें मोहनजोदड़ो से एक पृष्ठ का स्तर मिला जो ध्यान मुद्रा में है और धड़ के साथ, और ये पूरा वो कपड़ों का वहां पे एक मार्क है, जैसे मिट्टी का बनाया था। मिट्टी के जब आप देखेंगे मंदिर में मूर्ति बनाई जाती है तो मिट्टी का ही कपड़ा बना दिया जाता है, रंग दिया जाता है, लगता है कि यही साड़ी है, यही धोती है। तो वैसे ही ये पूरा यहाँ पे दुपट्टे की तरह है, उनका शॉल की तरह है, और उस पर पूरा डिजाइन बना हुआ है। ये हमने प्रेजेंट किया कि उस समय भी पिछली क्लास होता था, और उस समय भी इस तरह के कॉन्सेप्ट थे नेशन का, राष्ट्र का, है ना? तो हड़प्पा से लेकर के और आज के दौर में जब मॉडर्न फेज में इंटर करते हैं, उसके बाद से नेशन का कॉन्सेप्ट बदलता चला गया, और हमने यूरोपियन मॉडल नेशन, यूरोपियन मॉडल राष्ट्र की जो डिफिनेशन है उसको एक्सेप्ट किया है। क्लियर है? और ये जो डिफाइन किया गया कि भाई एक सर्टेन बाउंड्री में रहने वाले लोग एक सर्टेन कॉज, एक निश्चित कारण से, एक सर्टेन एक डिफिनिट जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए एक साथ, है ना, एक साथ रहते हैं, एक सेम कॉज के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, उस नेशन को सुपीरियर बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो वहां से नेशनलिज्म का एवोल्यूशन होता है। अरे भाई, ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, इंग्लैंड, पहले हम ब्रिटेन नहीं कहेंगे, पहले इंग्लैंड कहेंगे। इंग्लैंड एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। उस आइलैंड के लोगों को लगा, ये फील हुआ कि वी आर सुपीरियर्स, वी हैव अ सम सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट, आइडेंटिकल टाइप ऑफ ट्रेट, हम सब में एक जैसी सिमिलैरिटी है,
अरे भाई हम लोगों में क्या सिमिलैरिटी है? देखो तो इंडियंस लोगों में क्या सिमिलैरिटी है? इंडियंस इंडियंस क्यों है? इंडियंस इंडियंस क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ। चलो पहला कॉज। दूसरा, स्किन टेक्सचर भी मान लेते हैं, माइंडसेट, और कुछ। दाढ़ी की हटवा दे, इतना अच्छा तो लग रहा था देवदास की तरह लग रहा था, अभी लग रहा था कि पढ़ रहे हो पूरा सीरियस मूड में। हाँ सही में मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो, है ना। एंड सिविलाइजेशनल सिमिलैरिटी, मैं सिविलाइजेशन हमारा 5000 पहले का जो इतिहास हम लेके चले, उस समय जो हमारा कल्चर, उस समय का जो ट्रेडिशंस है, उसकी कुछ ना कुछ लक्षण आज भी दिखते हैं। नॉर्थ और साउथ मिलके हम इंडियंस, लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज अलग है ना। नॉर्थ का लैंग्वेज अलग, नॉर्थ में हम भोजपुरी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। यूपी में चले जाओ खड़ी भाषा, ब्रज भाषा बोल रहे हैं, अवधी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। उधर थोड़ा हरियाणा चले जाओ तो वहां पे हरियाणवी बोल रहे हैं, पंजाब में पंजाबी बोल रहे हैं नीचे, तो लैंग्वेज के आधार पे। लेकिन जब हम जाते हैं, तेरी ये भी विष्णु की पूजा करता है, साउथ में द्रविड़ लोग भी विष्णु की पूजा करते हैं, हम भी शिव की पूजा करते हैं, साउथ में भी शिव। सिमिलर ट्रेड्स बेस्ड ऑन द सिविलाइजेशन, सिमिलर ट्रेड्स बेस्ड ऑन द वर्शिपनेस। क्लास में हूं, बाद में बात करता हूं। हाँ, प्याची का ओटीपी, अरे क्लास में है, घर वाले को अभी सबको ओटीपी चाहिए। एक हजार बार मना किए हैं कि 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कोई कॉल नहीं, तब सारा काम जो है ना उन लोगों का इसी बीच में पड़ता है। हाँ दूसरा, हाँ अरे चावल की प्रधानता हमारे नॉर्थ में भी है, चावल की प्रधानता उधर भी है, लेकिन उस आधार पे हम देखें कि इस पूजा हम एक जैसे देवता की कर रहे हैं, है ना। करने का तरीका अलग हो सकता है। हमारे वहां भी संस्कृत का एक क्लासिकल लैंग्वेज रहा है, वहां भी तमिल क्लासिकल लैंग्वेज रहा है, और तमिल और संस्कृत का, है ना, क्लासिकल। जब एंशियंट संस्कृत देखते हो और एंशियंट जब तुम तमिल देखते हो तो उनके वर्ड्स सिमिलर दिखते हैं, है ना। हमारे संस्कृत में हम नाम जब लेते हैं संस्कृत में, तो नाम के आगे ए लगा, रामा लक्ष्मणा लगाते हैं ना। तमिल में भी लगाते हैं नाम के पीछे, है ना। श्रीलंका चले जाओ, एक वहां के क्रिकेटर का नाम बताओ। अर्जुन राणा तुंगा, मलिंगा, है तीक्ष्णा, नहीं नाम में देखो ना, मैक्सिमम लोगों के नाम के पीछे ये लगेगा। पथिराना, लंका, माने तमिलियंस, और वहां पे सिमिलर, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है, उनका जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड है। क्लियर है? तो बात हम उसी पे आते हैं। तो सिविलाइजेशनल, सभ्यता आधारित समानता होने के कारण हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं। हमारा इमोशनल कनेक्ट साउथ और नॉर्थ का है, हमारा इमोशनल कनेक्ट इंडोनेशिया वालों के साथ तो नहीं हो सकता। हमारा इमोशनल कनेक्ट ब्रिटेन के साथ तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को तो बहुत लेटर फेज में हमने जाना है, 17th सेंचुरी में। बात समझ रहे हो? तो एक कॉमन कॉज के लिए, एक कॉमन लक्ष्य के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जब हम एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की जो इमोशंस हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं कि हम एक सिमिलर लैंड में, एक कॉमन लैंड में रहते हैं, और इस लैंड को वर्ल्ड के स्टेज पर सबसे ऊपर लेके जाना है। नेशनलिज्म के अंदर नहीं होता ना कि हमें भारत विश्व गुरु बनना है। देखो
विश्व गुरु सुनते अखंड भारत बनाना है, सारा पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल कर लेना है। जब पाकिस्तान पर हमला करने की बारी आती है तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस इस पक्ष में होते हैं कि मार दो परमाणु बम उस पे, मारो परमाणु बम उस पे, 2-4 है कि नहीं। मेजॉरिटी 10-15% चाहते हैं कि युद्ध ना हो, उसमें मैं भी शामिल हूं। देयर शुड नॉट बी वॉर। हाँ, उसको फिनेंशियली अलग थलग कर दो, भीख मंगा बना दो, रोड पे आके इसे भीख मांगे कि हमारे नागरिकों को देने के लिए खाना दे दो, लेकिन मारो मत, ठीक है। हाँ, तरफा तरफा के मारना, ठीक है। तो अब बात समझ रहे हैं, जब ब्रिटेन एक नेशन के तौर पे इवॉल्व हुआ तो उनके मन में क्या आया? उनके मन में क्या आया कि वी हैव टू डोमिनेट ओवर वर्ल्ड। एक नेशन के तौर पे हमें पूरे वर्ल्ड पे क्या करना है? डोमिनेट करना है। ब्रिटेन का झंडा फहराना है हर जगह, नेशनलिज्म। यूरोप में जब नेशनलिज्म का जो एक जो सीडिंग हुआ था, प्लांटेशन हुआ था, अर्ली फेज ऑफ द रेनेसा के शुरुआती दौर में, रेनेसा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। रेनेसा क्या होता है? आकांक्षा बताएगी रेनेसा में क्या हुआ था। रेनेसा में क्या हुआ था? यूरोप में क्या हुआ रेनेसा के अंदर? रीअवेक हुई। किस मायने में? अवेक हुई, यूरोपियन सोसाइटी जगी। किस मायने में? रैशनलिज्म, तार्किक सोच, लॉजिकल सोच, है ना, साइंटिफिक अप्रोच, है ना। तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा, रैशनलिज्म डेवलप होगा, तो आप लॉजिकली सोचोगे, साइंटिफिकली सोचोगे, और उसके आधार पे डेवलपमेंट होंगी। आपका जो आपका जो माइंड सेट है, आपका मेंटल स्टेटस है, वो भी चेंज होगा। हाँ, मैं डिसीजन मेकिंग तो चेंज होगा, पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो रेनेसा के बाद कई सारे कंट्रीज तो वहां पे वजूद में आते हैं ना जी। इंग्लैंड में, सॉरी यूरोप में, पोर्चुगल, इटली कंसोलिडेट हुआ एक नेशन के तौर पे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड ब्रिटेन के तौर पे डेवलप हुआ। क्या? इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर हमला करके उसको कैप्चर कर लिया, आयरलैंड पर हमला करके कैप्चर कर लिया, वेल्स को अपने में मिला लिया, तो यूके बना, यूनाइटेड किंगडम। बात समझिए। अब यहां से वहां का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कहां पे आएगा? यहां पर। इसलिए मैंने बोला कि नेशनलिज्म की जो कॉमन बातें हैं वो हमारे पुराण और मतलब नेशन, राष्ट्र की जो बातें हैं वो हमेशा पुराण और शास्त्र में रही हैं, लेकिन उनका डिफिनेशन हमारे शास्त्रों में जो राष्ट्र का डिफिनेशन है वो यूरोप के डिफिनेशन से एकदम अलग है, अलहदा है ना। अब ये बात तो समझ गए कि हमारा जो राष्ट्र है वो किस आधार पे है? सिविलाइजेशनल है, सभ्यता के आधार पर है। उनका जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, नेशन का कॉन्सेप्ट है, वो किस आधार पे है? ज्योग्राफिकल एंटिटी के आधार पे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के आधार पे है ना। क्लियर है? तो हमारे अंदर क्या कॉन्सेप्ट था? विश्व बंधुत्व का, वसुधैव कुटुंबकम का। तो हमने हमारे अंदर वो वाली भावना प्रबल, हमारे अंदर वो वाली इमोशंस कभी बहुत उफान नहीं मारा कि अरे भारत को एकदम प्राइम, एकदम ऊपर लेके जाना है, पूरे विश्व पर कैप्चर कर लेना सिकंदर की तरह और हम विश्व विजेता बनेंगे, वो वाला कभी नहीं आया। उल्टे हमारा राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हमने सभी धर्मों को, आ जाओ भाई तुम भी मेरे यहां आके रह लो, आ जाओ भाई तुम भी हमारे यहां आके रह लो, है ना, बाद में मेरे पीठ में छुरा भोंकना, आ जाओ भाई तुम भी मेरे यहां आके रह लो, है ना। हमने सबको अपने यहां अपना लिया। क्या? वही ब्रिटेन रहता तो फिल्टर करके लाता, लोगों को फिल्टर करके लाता। अभी अमेरिका क्या कर रहा है? एक नेशन के तौर पे किसी को अलाउ नहीं कर रहा, बेटा हम तुमको नागरिकता तभी देंगे जब तुम हाईली स्किल्ड हो, क्योंकि वो चाहता है कि हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर आए और अमेरिका को एक नेशन के तौर पे डेवलपमेंट दे। उसको ईंट ढोने वाला मजदूर नहीं चाहिए,
इसको इनोवेटिव, उसको साइंटिफिक अप्रोच वाला एक साइंटिस्ट चाहिए, एक टेकी चाहिए, है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, उसको एक डॉक्टर चाहिए, उसको रिसर्चर चाहिए, तब जाके वहां का समाज फलेगा फूलेगा, तब एक नेशन के तौर पे अमेरिका डेवलप होगा। कल होकर मान लो कि पूरे इंडिया में खाली बिहार के लोग जैसे लोग हों, मैं ये नहीं कह रहा कि हम मेहनती नहीं है, हम मेहनती हैं, मेहनती हैं, बट हम स्मार्ट वर्क करने में पीछे रहते हैं, हम हार्ड वर्क। तभी तो हमारे यहां से माइग्रेशन जा करके जितना दिल्ली में हमारा, तो वहीं पे इमेज गड़बड़ हो गया ना। हम ये नहीं देखते कि गुड़गांव के ऑफिसेज में कितना बिहारी बैठा हुआ है ना, गुड़गांव के उस एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन ये जरूर देखते हैं कि अरे खोमचा वाला, वो देखो गोलगप्पा वाला बिहारी है ना, वो देखो भूजा बेच रहा बिहारी है, वो देखो ठेला चला रहा बिहारी है, वो देखो ऑटो चला रहा बिहारी, वो दिखता है। बात समझ रहे हो, है ना। तो हमें वैसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो दिन रात मजदूरी करता हो, या स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए? अगले 5 साल में अगर नीतीश कुमार की सरकार बनी और मैं कहीं से भी योगदान कर पाया इस सरकार में, तो मेरा लक्ष्य होगा ह्यूमन रिसोर्स को हाईली स्किल्ड बनाना, हाईली स्किल्ड बनाना। थोड़ा भी कहीं से भी मुझे कंट्रीब्यूशन करने का अगर मौका मिला गवर्नमेंट में, तो मेरा यही सलाह रहेगा सरकार को कि जो ये 13 करोड़ में से लोग, जो लगभग 6-6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो क्या होना चाहिए? हाईली स्किल्ड होना चाहिए। और उस स्किल का यूज हमारे यहां होना चाहिए, ना कि बेंगलुरु में जाकर के वो कॉग्निजेंट और एसेंचर के लिए काम करे, इन्फोसिस के लिए काम करे, वो हमारे लिए काम करे, है ना। खैर, तो बात समझ रहे हो। तो अमेरिका क्या कर रहा है? एक नेशन के तौर पे हाईली स्किल्ड, किसी को नहीं लेकर आ रहा है ना। यूके ने भी कह दिया कि भाई हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगा देंगे, हम किसी को भी नहीं आने देंगे इंडिया से स्पेशली इंडिया के लिए भी वो रूल बनाया है। बहुत टफ है वहां पे यूके में जाकर के सिटीजनशिप लेना। अरे क्यों नहीं लेना यार वहां पे, लेकिन ठीक है, वहां पे नहाना नहीं पड़ता है ठीक है, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है ना। हाँ, अरे भाई साहब, तो पैसा होगा तब तो जाओगे ना। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे जाएगा? नौकरी ही करने जाएगा। वो 20 करोड़ होता तो यहां पे ना बिजनेस करता कि जाकर सिटीजनशिप वहां पे लेगा। उसके लिए तो मार्केट यहां पे फल फूल रहा है। बिजनेस करने का क्या मतलब है? बिजनेस करने का मतलब है कि तुम प्रोडक्ट सेल करोगे, सर्विस सेल करोगे, यही बात है ना। या तो सर्विस सेल करोगे, तो उसके लिए तो यहीं पे सारा सबसे बड़ा मार्केट है। सारा विश्व दौड़ा दौड़ा इंडिया में आ रहा है ना। अब बात वहां पे आ जाओ। अब मैं बार बार कहता हूं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसकी इवोल्यूशन तभी होगी जब हमने वेस्टर्न जो थॉट्स है, वेस्टर्न फिलॉसफीज है, वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं, उनको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। हमने एक्सेप्ट किया। हमने अगर नकार दिया होता थॉमस हॉब्स को, यदि हमने नकार दिया होता जेएस मिल को, यदि हमने नकार दिया होता टीएच ग्रीन को, है ना, प्लेटो को, अरिस्टोटल को, तो नेशन का ये कॉन्सेप्ट आज जो हम देख रहे हैं वेस्टर्न हमारे यहां भी, वो हमारे यहां वजूद में ना होता। वही वेद और ग्रंथ और पुराण और राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे होते। तो हमने एक्सेप्ट किया थ्रू द न्यू एजुकेशन सिस्टम, थ्रू द न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन सिस्टम आया। हमारा क्लास, हमारा एक जो एजुकेटेड क्लास है, उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफर्स को एक्सेप्ट किया। और मैं पहले बताता चलूं कि समाज की जो धाराएं हैं, जो समाज सोसाइटी का जो डायरेक्शन है, वो हमेशा से इंटेलिजेंसिया, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वही डिसाइड करता है। हम आप डिसाइड नहीं करते। जो मीडियोकर पॉपुलेशन है ना, मीडियोकर पॉपुलेशन, वी आर फ्रॉम मीडियोकर पॉपुलेशन। और इस अगर आप मेहनत करेंगे तो इस मीडियोकर पॉपुलेशन से निकल करके आप उसमें पहुंच सकते हैं। 99% जो पॉपुलेशन है वो 1% लोगों को फॉलो कर रही है, ठीक है, और वो 1% इंटेलेक्चुअल क्लास है, ठीक है, जो बाकी समाज से हट के सोचता है। वो मिलके जो डिसाइड करता है, समाज उसी को फॉलो करती है।
अभी इस पे सोचो, विचारो कि कैसे, है ना। तो बात वहीं पे आ गई कि ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ के आए हुए जो लोग हैं 1835 के बाद मैकाले माइन्यूट 1835 में आया ऑन द ओकेजन ऑफ बाय द परमिशन ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक के परमिशन से जो लॉ मेंबर हैं मैकाले, है ना, उनको अपॉइंट किया गया कि मैकाले कमिटी बनाई गई टू सजेस्ट द एजुकेशन सिस्टम इन हायर एजुकेशन में कौन सा मीडियम होना चाहिए पढ़ने का। उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि देयर शुड बी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम। तो वहां से हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया और 1854 के बाद ऑफिशियली हम पूरे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस हमने कर दिया। तो वहां से क्या हुआ, महादेव गोविंद रानाडे जैसे लोग आए, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग आए, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोग आए, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग आए, सबसे प्रोमिनेंट जो है राजा राम मोहन राय जैसे लोग आए, केशव चंद्र सेन जैसे लोग आए। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने भी तो मॉडर्न आइडियाज को एक्सेप्ट किया। इन्होंने समाज को बदलने का काम किया। समाज में वो एक कहते हैं लाइटनिंग द लैम्प इनॉग्रेशन होता है हमारा, जब भी कोई प्रोग्राम होता है लाइटनिंग द लैम्प, लाइटनिंग द सोसाइटी। तो सोसाइटी में आग नहीं लगा दिया, सोसाइटी के सोच में एक बदलाव किया, एक अलग जगाया, एक जोत जलाया कि सोसाइटी उस तरीके से सोचे। ठीक है, तो अब उसी मुद्दे पे आ गया जिस टॉपिक पे से मैं शुरू करना चाहता था कि नेशनलिज्म के एवोल्यूशन में कौन कौन सा फैक्टर है जो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो टॉपिक ने दिया राष्ट्रवाद का उदय, दिया एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, राष्ट्रवाद के उदय के कारक क्या है बताओ। अब ये मत कहना कि शाम में अच्छा पढ़ा रहे हैं, सुबह में अच्छा नहीं पढ़ाए थे आप, हैं? शाम में भी नेशनलिज्म को लेकर के हाँ अलग ये है कि सुबह में कुछ और तरीके से मैंने पढ़ाया था, है ना, मानती हो, लेकिन पढ़ाया इतना ही था। मेरा हर बैच में बदल जाता है। अब अगला जो बैच पढ़ाऊंगा वहां पे नेशनलिज्म को अलग तरीके से चर्चा करूंगा। बढ़े आगे, बढ़े, ओके। तो पहला मैंने बोला फर्स्ट वन कि फर्स्ट फैक्टर क्या है, न्यू एडुकेटेड क्लास, न्यू एडुकेटेड क्लास, स्लैश करके नई, न्यू एडुकेटेड मतलब नया शिक्षित वर्ग, नया शिक्षित वर्ग, या स्लैश करके लिख दो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम, नई शिक्षा प्रणाली का परिचय प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम, स्लैश करके वो भी पॉइंट दे सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम और न्यू एडुकेटेड क्लास। तो अभी मैंने डिस्कशन किया कि मैकाले के आने के बाद अभी भी हम लोग कहते हैं कि हम मैकाले के संतान हैं। जितना हमारे यहाँ जो है इनोवेटिव आइडियाज कम है और क्लर्क बनने की प्रोसेस ज्यादा है। वी ऑल आर क्लर्क्स, है ना, अपार्ट फ्रॉम मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज छोड़ दो, तो जिसको देखो वो सिपाही का तैयारी करना चाहता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी यही चाहता है, सिपाही, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार एसएससी, बिहार इंटर लेवल एसएससी, दरोगा, है ना, इसी में उलझा हुआ है पूरा जनरेशन। इतना ही उलझा हुआ है कि प्रत्येक बार जब एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप होता है तो 36 लाख जाता है फॉर्म फिलअप, 36 लाख, कभी कभी 40 लाख। मैंने लास्ट जो सीजीएल दिया था मैं भी उसका पार्ट था, ठीक है।
तो लास्ट जो सीजीएल दिया था मैं 2016 में दिया था। 2013 का जो टॉपर है गौरव अग्रवाल, राजस्थान कैडर का रैंक 1, वो भी सीजीएल दिया था 2013 में, जिस साल मेरा हुआ था और उनका नहीं हुआ था। है ना? तो उसने लिखा भी था कि सीजीएल इज द टफेस्ट एग्जाम। सीजीएल बहुत टफ है। ठीक है, तो भाई ये ना पूरे सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। सब क्लर्क बनना चाहते हैं, मैं काले के संतान है हम लोग। ठीक है, और इनोवेटिव आइडिया के साथ कितना है। किसी ने कहा कि इंडिया में जो नया नया जो ऐप डाउनलोड होता है ना, या नया नया जो कॉन्सेप्ट आता है, वो अमेरिका का कट कॉपी पेस्ट है। इवन पीएचडी जो करता है ना, पीएचडी क्या करता है, बाहर के रिसर्च जो है उसको ना शब्दों का हेर फेर, ताकि जब चेक होने जाए प्लेगरिज्म में तो पकड़ में आए। बस लैंग्वेज को बदल दो। राम ने आम खाया, राम द्वारा आम खाया गया, यही करना है आपको पीएचडी के रिसर्च में। इंडिया पूरा का पूरा भाई, राम ने आम खाया एक रिसर्च में है, इंडिया का रिसर्चर लिखता है राम द्वारा आम खाया गया, नया रिसर्च हो गया। बहुत कम है ना? उसी में खुश हमारे पीएचडी स्कॉलर, अरे वाह हम पीएचडी हो गए हैं। इसीलिए पीएचडी स्कॉलर को चपरासी का फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ बिलीव में, यूपी में स्वीपर का फॉर्म आया, स्वीपर का फॉर्म आया, उसमें मैक्सिमम मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था 8वां पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वां पास। 30,000 फॉर्म गिरा, है ना? उसमें 20,000 से ज्यादा लोग ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएट में जो है लगभग 20-25% जो है वो बीटेक थे, है ना? लगभग 150 के करीब में पीएचडी होल्डर थे। स्वीपर, है ना, रोड के किनारे जो स्वीपिंग करता है, 30,000 रुपया सैलरी था, तो क्या कर रहे हैं, पीएचडी। उसके बाद एमबीए होल्डर थे। सोचो, विभाग ने वो कैंसिल कर दिया, बोला काहे का पेपर भाई, यहाँ पे बीटेक सब स्वीपर के लिए फॉर्म भर रहा है, हटाओ, कॉन्ट्रैक्ट पे हम ज्वाइन करा लेंगे। बताओ, ये तो स्थिति है इंडिया में पीएचडी का। खैर, तो न्यू एजुकेटेड क्लास, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने दिया फिरोज शाह मेहता या द सोक्रेटिस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, कौन, महादेव गोविंद रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दो सच पर्सन हैव इन्फ्लुएंस्ड आवर थॉट्स। इन लोगों के कारण पूरे समाज के सोच बदलने का एक प्रयास हुआ, और बदला भी काफी हद तक। कम से कम रूरल में नहीं, लेकिन अर्बन जो सोसाइटीज है उसके थॉट्स में बदलाव आया। ठीक है, दूसरा ये कि भाई आपने हमें इंग्लिश पढ़ाया क्यों? वाई ब्रिटिशर्स वांटेड टू टीच अस इंग्लिश? बोला कि भाई हम अंग्रेज बनाएंगे इंडियंस को। हम इंडियंस को क्या बनाएंगे? अंग्रेज बनाएंगे। ब्रिटिशर्स इन यूनिफॉर्म, नॉट इन यूनिफॉर्म, ब्रिटिशर्स बाय माइंडसेट। तुम धोती कुर्ता पहनो, डजंट मैटर, माइंडसेट कैसे बना देंगे हम यहां के लोगों का? ब्रिटिशर्स की तरह। इसी के लिए तो आया न्यू एजुकेशन सिस्टम। और माइंडसेट, और हमारा मेरा मेन लक्ष्य क्या है भाई? ब्रिटेन क्या है? छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है, मिनिमम पॉपुलेशन है कुछ लाख, और वहां से इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि पूरे इंडिया को चलाया जा सके। तो कितने कर्मचारी को वहां से लेकर के यहां आ सकता है? यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यहीं के लोग चाहिए। हम हायर पोस्ट पे ब्रिटिशर्स को रखेंगे, सिविल सर्विसेज में, जुडिशियरी में, सब पे हायर पोस्ट पे हमारा बंदा रहेगा। लेकिन जो क्लरिकल्स को जो काम है, जो क्लर्क का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, वहां पे तो हमको इंडियंस चाहिए। ठीक है, तो एक तो मेन मकसद क्या था कि माइंडसेट से हमको ब्रिटिशर्स बना दे। दूसरा आगे यहां पे क्या जनरेट करना? क्लर्क्स बनाना, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो। अब भाई लाखों लोग पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ हजारों को जॉब मिला। आज भी तो यही है कि हर साल न्यू वर्कफोर्स मार्केट में आता है, ग्रेजुएट होता है, लाखों लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वर्कफोर्स में आते हैं। और इतना कंपटीशन हो गया है कि कंपनी के पास एक ऑप्शन है, बेटा तुम कितने में काम करोगे? बोला 20,000। तुम कितने में काम? सर हम 15 में ही कर देंगे। ओके 15 वाला आओ। 20,000 वाला छट गया। मार्केट के पास क्या है? ऑप्शन है।
अगर कहीं पीछे वाला और बोल दिया कि 10,000 में ही काम कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया सिनेरियो मार्केट में। टीचर्स लोग का भी यही हो गया है, टीचर्स लोग का भी यही हो गया है भाई। कभी कोई मन करता है कि सब छोड़ के खेती बाड़ी करें, नहीं है कि खेती बाड़ी तो करना सेकेंडरी काम है, पहला तो पढ़ाना पैशन है, नहीं पढ़ाएंगे तो जैसे सांस लिया जाता है वैसे ही वो होता है। हाँ बेटा पढ़ाएंगे उसके बाद भी, है ना, ऐसा थोड़ी तो 28 के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं या हमको ऊपर वाला उठा रहा है, रहेंगे तुम्हारे सीने पे मूंग दलेंगे हम 90 साल तक ठीक है बड़े आगे। तो यहां पे दो टारगेट तो समझ में आ गया, क्यों न्यू एजुकेशन सिस्टम लेकर के आते थे। पहले तो माइंडसेट, दूसरा वर्कफोर्स बनाना, वर्कफोर्स बनाना। लेकिन मैंने बोला कि लैक्स ऑफ लोग पढ़े, 1000 लोगों को नौकरी मिली, तो बाकी लोग क्या हो गए, बाकी लोग क्या हो गए, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड, शिक्षित बेरोजगार नहीं। अब ये एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्या है, इन्होंने वोल्टेयर को पढ़ा है, इन्होंने रूसो को पढ़ा है, इन्होंने जेएस मिल को पढ़ा है, इन्होंने थॉमस हॉब्स को पढ़ा है, इन्होंने बाकी फिलोसफर्स को पढ़ा है। फिलोसफर, इनको पढ़ने से क्या फायदा हुआ, इनको पता चला इक्वालिटी का मतलब, समानता क्या होती है, इनको पता चला ह्यूमन राइट्स का मतलब, मानव के अधिकार क्या होते हैं, इनको पता चला कि भाई समाज में वेलफेयर का क्या मतलब होता है, सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। मतलब उन सारे चीजों को पढ़ा जो वेस्टर्न गवर्नमेंट में थी, ब्रिटेन में चल रही थी, फ्रांस में चल रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बड़ा इंस्पायर्ड है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। जो फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, जो इक्वालिटी है, वो कहां से आया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। समानता, भाईचारा, क्लियर है। तो अब ये जो बेरोजगार लोग बैठा हुआ है, वो चाय के दुकान पे चुस्की मार रहा है, बाबूजी से पैसा लेकर के, कहीं से पैसा लेकर के, हैं, और डिस्कशन कर रहा है, सरकार की आलोचना हो रही है, वहां पे बहस हो रहा है। पहले ना क्लब हाउसेस होते थे, कलकत्ता में बहुत सारे क्लब हाउसेस हैं। कलकत्ता इज द ऑरिजिनेटर ऑफ इंडियन रेनेसा, बंगाल इज द ऑरिजिनेटर ऑफ इंडियन रेनेसा। ये पूरा इंडिया में नेशनलिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो, उसका जन्मदाता कौन है, बंगाल है ना। तो बंगाल में, कलकत्ता में, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में क्लब हाउसेज हैं, कॉफी हाउसेज हैं, वहां पे बैठ के दिन रात जो है डिस्कशन चल रहा है, गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना। एक एक गांव में जो है वो पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। अब वो गांव का भाई पहले का मैट्रिकुलेशन वाला लोग जो है ना, वो हमसे ज्यादा जानता था, हमसे ज्यादा जानता था, बैठा लेगा, बोल बताओ, है ना, बताया भी था कहानी कि एक गांव में हमें पकड़ लेते थे हमको, बोले तो मैंने उड़ते हुए चिड़िया को देखा और एक दूसरा था वहां पर, और कुछ नहीं, सिर्फ बालू ही बालू था अरे भाई, ठीक है। तो बाद में वो रट भी लिए थे कि हमको पता है वो क्या पूछेंगे ठीक है। तो बंदा 8वां पास था, जानकार बहुत था। तो उस समय जो गांव का पढ़ा लिखा लोग था ना, हर गांव में 1 या 2 लोग पढ़े लिखे होते थे पहले के दौर में, तो पूरा गांव सुनता था उनके बातों को। उनको लगता था कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये हमसे ज्यादा समझदार है, इसके बातों को सुनो। तो वो शहरों में जो रहता था शिक्षित बेरोजगार, वो जब गांव में जाता था तो चर्चाएं चलती थी, लोगों को समझाता था कि देखो जी, तुम्हारा जो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कोई जमींदार नहीं कर रहा, इसके पीछे सारा खेल ब्रिटिशर्स का है ना। बस जमींदार को इन्होंने आगे करके रखा है। ठंडा लग रहा है तुमको, ठंड लग रही है तो इधर खिसक जाओ, पीछे खिसक जाओ, पीछे खिसक जाओ, इधर से डायरेक्ट हवा जाएगी तो ठंड लगेगी। हाँ, कल से शॉल लेके आना, ठीक है। बड़े आगे, हमारे दोस्त मुहर्रम मनानी है, अभी रोड ब्लॉक है, आज भी मुहर्रम ताजिया निकल रहा है। ओके।
अभी यूपी में गवर्नमेंट मना किया था कि 10 फीट से ज्यादा का ताजिया नहीं होना चाहिए। अब 20-25 फीट का वो ताजिया निकला, शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा ताजिया भी जला, और इधर करंट में 30-40 लोग झुलस गए। सारा जो, अरे भाई सब जगह होता है, हम लोग भी तो निकालते हैं जुलूस। ऐसा भी नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है। हमारे भी रिलीजियस ओकेजन्स पे, हाथरस में हुआ ना, हाथरस वाला कांड देखे थे ना, बाबा जी का भजन सुनने गए और भगदड़ में दब के मर गए। और ये बागेश्वर बाबा के, हाँ देखने में, हाँ कोई का हाथ टूटा, कोई का पैर टूटा, ले भाई भजन करते रहो हाथ पैर तोड़ के। ठीक किया नहीं गया, अच्छा है, स्मार्ट हो। हम बाबा लोगों को इनफैक्ट हम बाबा लोगों को प्रणाम ही नहीं करते, नहीं वर्ड कभी नहीं। हाँ कोई फायदा नहीं है, देर करप्टेड भाई। हम हरिद्वार में जाके संत का पैर छू लेंगे, लेकिन जो ये, हाँ हरिद्वार में, हम ऋषिकेश में जाके संत का पैर छू लेंगे। हाँ प्रेमानंद जी अभी थोड़ा सा वो भी शो ऑफ में हो गए, लेकिन बट वो साइंटिफिकली बात करते हैं, वो साइंटिफिक बात करते हैं, है ना, वो बहुत साइंटिफिक बात करते हैं, है ना, है ना। सबको सबका धर्म, मतलब भाई उनका एक सबसे अच्छा है कि भाई मुस्लिम अपने धर्म को माने, हिंदू अपने धर्म को माने, लेकिन जो ये सोकॉल्ड बाबा है जो पर्ची काटते हैं, मैं भाई नहीं, मैं उनमें बिलीव नहीं रखता, जो ये जादू दिखाने में बिलीव रखते हैं। अब ये बीच में एक बाबा का देखे ऐसे रगड़ रहा था, फिर वो ऐसे रख दिया, अच्छा ये सटा हुआ चिपका हुआ है ना, ऐसे, और फिर ऐसे मोड़ा और कर खर्च से कैसे किया, और देखा ओ ये लो प्रसाद, वो मतलब इसमें चिपका हुआ है भाई उसका, है ना। तो भाई ओरिजिनल बाबा लोग का प्रणाम करो। बहुत ऐसे बाबा लोग हैं जो बिना किसी पब्लिसिटी के लोगों का सेवा कर रहे हैं। अयोध्या में कितने कैसे महंत हैं जिनको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन उनका आश्रम चल रहा है, उनके कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके स्कूल्स चल रहे हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, कि उनको पब्लिसिटी नहीं चाहिए अपने काम के लिए। हमने क्या बोला, वी आर हम तो मीडियोकर, हमने इंडियन पॉपुलेशन को मीडियोकर करके कुछ सम्मान दे दिया। हमने इंडियन पॉपुलेशन को 99% इंडियन पॉपुलेशन को मीडियोकर कह के कुछ सम्मान भी दिया है। मीडियोकर भी नहीं कहना चाहिए, वी आर मोर बिलो देन मीडियोकर, या व्हाई नॉट। हम कितने इमोशन में बहने वाले लोग हैं कि आज अगर देखो, अभी शुभमन गिल पिछला मैच हार गया था, तो हटाओ इसको कप्तानी से हटाओ, इसको कप्तानी से हटाओ। अभी ये जीत के जा रहे, तेरी शुभमन गिल जैसा कप्तानी नहीं है। भाई साहब ऐसा फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, हाँ? कुछ किसी चीज में संतुष्टि नहीं है। हमको याद है कि अर्शदीप सिंह जो है पिटा गया था एक मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में, ये देशद्रोही है, ये है वो है, और फाइनल मैच में जब 4 विकेट ले लिया फाइनल मैच में, तो तेरी अर्शदीप द हीरो, द ग्रेट हीरो सबके साथ। तो वी आर वेरी इमोशनल गाय। आ जाओ, तो ये समझ गया पहला। अब ये जो गांव में जाकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोगों की समझ क्या हो रही है, खुल रही है। लोग समझ पा रहे हैं कि हु इज द रियल एनिमी, हु इज द रियल एक्सप्लोटर, कौन हमारा शोषण करने वाला। इस बात को समझ रहा है कि जमींदार के पीछे कौन खड़ा है, साहूकार के पीछे कौन खड़ा है ना। ये मनी लेंडर्स जो है, महाजन जो टैक्स में जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, उनके पीछे कौन खड़ा है। ये पूरा अंग्रेज और पूरा उसका सिस्टम, पुलिस सिस्टम, जुडिशियरी, न्यायपालिका, सब उसके पीछे खड़ी है। तो इस तरह से जो ये न्यू एजुकेशन सिस्टम है, उसके कारण से इंडिया के लोग एक साथ आके खड़े हो गए कि देखो जी यही मेरा दुश्मन है। रॉकी भाई की तरह, रॉकी भाई जगाए ना पूरा पॉपुलेशन को केजीएफ में कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। क्या सारा जो सच में इंस्पायर्ड होना चाहिए उस कहानी से, वो बंद करो। अगर केजीएफ का फर्स्ट पार्ट देखा तुमने, तो केजीएफ खदान में जो पॉपुलेशन रहती थी, वो अपने आप को स्लेव मान चुकी थी कि नहीं मान चुकी थी, है ना। लेकिन रॉकी भाई आया और क्या किया, पॉपुलेशन को एक नई आशा की किरण दी, एक सेम कॉज के लिए पॉपुलेशन को खड़ा किया वहां के दुश्मन के खिलाफ। यही न्यू एजुकेटेड क्लास कर रहे हैं उस समय की सोसाइटी को जगाने का काम। यहां पे नेशनलिज्म का एवोल्यूशन, तो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक माहौल तैयार हो रहा है इंडिया में।
भले ही इनिशियल लेवल पे एकदम छोटा है, लेकिन वो स्टार्ट तो हुआ जहां पे एकदम नहीं, जहां पे एकदम हम मेंटल स्लेव हो गए थे, वहां पे कुछ तो हमने सोचना शुरू किया। तो पहला कॉज समझ में आ गया, न्यू एजुकेशन सिस्टम और द राइज ऑफ न्यू एजुकेटेड क्लास। और इसमें सबसे ज्यादा, अरे भाई तो एजुकेटेड क्लास में जो नौकरी कर रहा है उसका कोई ज्यादा रोल नहीं दिख रहा, वो बाद में रोल दिखेगा जब गांधी आएंगे तब, लेकिन सबसे ज्यादा अगर है तो बेरोजगार जो है उसी का रोल दिख रहा है। जो बेरोजगार शिक्षित है, इसीलिए सब बेरोजगार नहीं बनो, सॉरी बेरोजगार बनना चाहिए देश में अगर आंदोलन खड़ा करना है तो। अगर नहीं देखो संपूर्ण क्रांति भी हुआ तो बेरोजगारों के कारण, बेरोजगार छात्रों के कारण ही हुआ था। अन्याय होता है ना, अंदर से फील होता है, सरकार की हर पॉलिसी अन्याय जैसी दिखती है। ऐसा भी नहीं है, बहुत लोगों को क्या है ना, बहुत लोग ऐसा है कि उसके अगर प्रोफेशन या उसके काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलता ना तो वो नहीं करना चाहता, सिर्फ पैसा के लिए नहीं करना चाहता वो। मैं भी ये पैसा के लिए नहीं कर रहा, मैं पढ़ा पैसा के लिए नहीं रहा, क्योंकि पैसा इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, वो चाहिए, लेकिन पढ़ाना मतलब मेरे पास कोई अदर प्रोफेशन हो तो भी मैं दिन के 2-3-4 घंटे पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है। मैंने जब पहली बार 1200 बच्चों की भीड़ को पढ़ाया था ना, और बच्चे जब खटाखट खटाखट ऐसे ताली बजा रहे थे 1200 बच्चे, तो फिर वो दैट वाज द मूवमेंट, है ना, मतलब प्राइड। और थोड़ा सा वो 1200 बच्चे जब कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया मैंने उनको, ठीक है, और जब उसके बाद ताली जब बजा तो लगा कि ओके आई हैव डन समथिंग, कुछ तो बेहतर किया मैंने इनके लिए। हाँ, बूस्ट हो ही जाता है। जिस दिन ये क्लास भरा रहेगा उस दिन मजा आएगा, और मजा आएगा, हालांकि जोश यही रहता है मेरा। तो दूसरे कॉज पे आते हैं, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट। रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट, समाचार पत्र एवं पत्रकारों की भूमिका। समाचार पत्र एवं पत्रकारों की भूमिका। आपको पता है बंगाल में पहली बार एक समाचार पत्र निकलता है 1770 में, बंगाल गजट, है ना, वो शुरुआत है इंडिया में जर्नलिज्म की। ठीक है, इंडिया में जर्नलिज्म की शुरुआत है 1770 में, जब बंगाल गजट का पब्लिकेशन स्टार्ट होता है। शुरुआत के दौर में सिर्फ उन मैगजीन्स और उन न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन हुआ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अच्छी अच्छी बातों को पब्लिश करते थे, है ना। उस समय तो न्यूज़पेपर पढ़ता भी नहीं था, कौन पढ़ेगा, सिर्फ जो पढ़ा लिखा होगा वही पढ़ेगा ना। ठीक है, तो जनरली उस समय न्यूज़पेपर तो अंग्रेजों के लिए निकलता था, या जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है इंग्लिश में उसके लिए निकलता था। ठीक है, मैक्सिमम मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो पढ़ती नहीं थी न्यूज़पेपर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया में न्यू एजुकेटेड क्लास का एवोल्यूशन हुआ, और ये शुरुआत कहां से होती है, राजा राम मोहन राय से। वी हैव टोल्ड हिम, वी वर कंसिडर्ड हिम एज द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। इंडियन जर्नलिज्म के फ्रंट रनर है। ठीक है, और वहां से जो शुरुआत होती है उसका दौर, आज द हिंदू पढ़ते हो तुम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर इन इंडिया सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। नेशनल हेराल्ड, जिसमें सोनिया गांधी और हमारे राहुल बाबा के ऊपर केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टैब्लिश नहीं, या नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, है ना। इंडियन एक्सप्रेस तो बहुत लेटर फेज का है, जिसको रामनाथ गोयनका ने स्टार्ट किया। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये वो व्यक्ति है जिसके कारण से चंपारण सत्याग्रह हुआ, और पत्रकारिता करते हुए ही दंगे में मारे गए गणेश शंकर विद्यार्थी, पत्रकारिता जर्नलिज्म करते हुए। उनको पत्रकारिता में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, जर्नलिज्म में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किसानों के
प्रॉब्लम्स को, उनके दुर्दशा को प्रमुखता से बहुत प्रोमिनेंटली अपने अखबारों में जगह दिया, गवर्नमेंट को जमकर क्रिटिसाइज किया। उनका अखबार था प्रताप, कानपुर से छपता था। ठीक है, तो ये जो न्यू एजुकेटेड क्लास है वो अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से अलग अलग पब्लिकेशन, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग मैगजीन्स पब्लिश करना शुरू किया। और शुरुआत कहां से होती है? राजा राम मोहन राय से। याद होगा उनका 1821 में कौन सा पब्लिकेशन स्टार्ट किया उन्होंने? संवाद कौमुदी, बंगाली में। इंग्लिश में कौन सा स्टार्ट किया? ब्राह्मणिकल मैगजीन। और फारसी में कौन सा स्टार्ट किया? मिरातुल अखबार। अलग अलग पॉपुलेशन के लिए, जो उर्दू क्लास है, जो अरबी फारसी जानता है उसके लिए, बंगाली पॉपुलेशन के लिए बंगाली में, इंग्लिश पॉपुलेशन के लिए जो इंग्लिश समझता है उसके लिए ब्राह्मणिकल मैगजीन। ऐसे करके उन्होंने 3-3 मैगजीन्स बनाए, 3-3 न्यूज़पेपर्स पब्लिश करने शुरू किए। और यहां ये पब्लिकेशन में सबसे ज्यादा अगर अटैक किया गया, खासतौर पर संवाद कौमुदी, उनका सबसे बड़ा मीडियम बना फॉर द अटैक ऑन सती सिस्टम। सती सिस्टम पे प्रहार करने का एक सबसे बड़ा माध्यम बना। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, गवर्नमेंट के ऊपर बार बार दबाव बनाना किसी बात के लिए, यह कहां से शुरू हुआ? इसी मैगजीन्स के थ्रू शुरू हुआ। इसने रास्ता दिखाया कि यदि हम आर्टिकल्स, यदि हम लेखों के माध्यम से बार बार उसी चीज को छापते रहे, सरकार विवश होती है उस पर निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। लेखों के माध्यम से आर्टिकल्स, आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हो, हम सजेस्ट करते हैं कि द हिंदू पढ़ो, हम सजेस्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, है ना। मैं तो पर्टिकुलरली द इंडियन एक्सप्रेस सजेस्ट करता हूं। ठीक है, क्यों? आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हो, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो, जब आप कॉलम पढ़ते हो किसी बड़े राइटर्स की, तो आपको न सिर्फ उस टॉपिक के बारे में, न सिर्फ उस विषय के बारे में एक आइडिया लगता है, बल्कि प्रोमिनेंटली जब आप उस पर सोचते हो तो आपके अपने आइडियाज डेवलप होते हैं। नहीं, यदि पहलगांव, अगर देखो पहलगांव को लेकर के कितना सारा आर्टिकल लगातार द हिंदू और लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा, उतना अगर आर्टिकल्स लगातार पढ़ो, अपना एक विचार, अपना एक थॉट्स डेवलप होगा सरकार के बारे में, सरकार की पॉलिसीज के बारे में, है ना, कि किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है। आप सोच पाओगे। एक रैंडम आइडिया नहीं है कि अरे भाई कोई किसी ने समझा दिया कि नहीं मोदी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। एक पॉपुलेशन वो है जो सिर्फ जो बातें दिखाई गई उसी को मान लेती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन तो यही है, नहीं। और जो ऑपोजिशन का है वो सरकार के हर नीति का विरोधी करेगा। एक पक्ष वो है जो सरकार के साथ हमेशा खड़ा है, जिसकी भी सरकार हो, हमेशा एक पक्ष है जो हमेशा सरकार के साथ खड़ा है। वो बुरा कानून बनाता है तब भी सरकार का वाहवाही करेगा, नहीं। और एक पक्ष होगा जो हमेशा अच्छा कानून बनाएगा गवर्नमेंट तब भी। लेकिन जो समझदार वर्ग है, जो फ्लोटर्स हैं, वो सरकार की पॉलिसीज को इवैल्यूएट करते हैं अपने थॉट्स से, अपने विचारों से, नहीं। तो ठीक यही किया गया। उस समय के जितने भी मैगजीन्स, जितने भी पब्लिकेशंस छपे, ये जो न्यू एजुकेटेड क्लास है उसके माध्यम से गांव गांव में, जो अभी मैंने बताया भी, पहले गांव में एक अखबार आता था, एक अखबार, किसी एक गांव में एक अखबार किसी कोई मंगाता था, और पूरा गांव वाले इकट्ठा होते थे, पूरा गांव वाला इकट्ठा होते थे एक टाइम एक समय पर, और वो एजुकेटेड क्लास पढ़ पढ़ के बताता था। आज की तरह 28 पेज और 30 पेज के न्यूज़पेपर नहीं निकलते थे, 3-4 पेज के न्यूज़पेपर होते थे, 3-4 पेज के न्यूज़पेपर होते थे। क्योंकि आज के न्यूज़पेपर तो इसलिए छापने, क्योंकि उसमें तो भर भर के जो है एडवर्टीजमेंट देना है डेली। उनका आय का जरिया है भाई, वो नहीं छापेंगे उनका बंद हो जाएगा, अखबार बंद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो वो बंदा, वो पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड बंदा है, वो गांव में एक बड़े ऊंचे स्थान पे खड़ा होकर के अखबार को खोल करके जोर जोर से पढ़ रहा है। और उस अखबार में क्या है? शुरुआत के दौर में जो सोशल इविल्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उस पे अटैक है ना। सती सिस्टम के खिलाफ बातें की गई हैं। उसमें सरकार को भी आईना दिखाया गया कि सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है।
चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उसमें आर्टिकल्स लिखी गई हैं, उसमें लिखी गई हैं विडो रीमैरिज के सपोर्ट में बातें लिखी गई हैं, और सरकार को बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अंत में एक तो पब्लिक भी जागरूक हो रही है उस मुद्दे को लेकर के। मिक्स ओपिनियन है ना, कुछ पब्लिक सोचेगी नहीं नहीं सच में सती सी, और कुछ पब्लिक करिएगी नहीं नहीं हमारे परंपरा पर अटैक है उसको पढ़ने के बाद। लेकिन इनडायरेक्टली किस पे प्रेशर बनाया जा रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। तो शुरुआत के दौर में सोशल इविल्स, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इवैल्यूएट करना क्रिटिकली, कि गवर्नमेंट अगर कोई कानून लेके आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लॉ रिटर्न जब आता है तो उसको पता है कि वो ऐसे कानून लेकर के आने वाला है जिस पर उसका जम के क्रिटिसाइज होगा, और अखबार दिन रात छापेंगे उसके बारे में, दिन रात उसकी बुराइयां करेंगे, है ना। लॉ रिटर्न के समय में 3-4 कानून है जो बहुत ज्यादा विवादास्पद रहे, जैसे आर्म्स एक्ट, जैसे एज लिमिट करना, किसमें, इन आईसीएस एग्जाम 21 से 19 साल करना। तो समझता है कि अगर वो कानून इन बातों पर बनाएगा तो मीडिया इसका बखिया उधेड़ देगी। उस समय का जो इंडियन एजुकेटेड क्लास है, जो कई उस समय तक सैकड़ों न्यूज़पेपर छपने शुरू हो गए थे इंडिया के अलग अलग लोकेशन से, कलकत्ता से छपता था, आपके मद्रास से छप रहा है, आपके मुंबई से छप रहा है, सैकड़ों न्यूज़पेपर छप रहे हैं उस समय। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये तो गवर्नमेंट को जम के क्रिटिसाइज करेंगे। तो आते आते पहले उसने क्या लगा दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कई बार मैं समझा चुका हूं। सबसे पहले क्या लगा दिया कि पहले वो क्या किया, अखबारों को सेंसर कर दिया। उसे पता है कि रोल क्या है अखबार का नेशनलिज्म के एवोल्यूशन में। वो समझ रहा है इस बात को कि यदि अखबार में लगातार छपते गए मेरे खिलाफ बातें, तो सरकार के खिलाफ माहौल तैयार होगी और जनता हमारे खिलाफ उठ के खड़ी हो जाएगी। अखबार का रोल, न्यूज़पेपर का रोल है ये। तो आते क्या किया उसने, ही जस्ट सेंसर्ड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, those newspaper which were published in the local languages, regional languages। अब बेटा अब करो क्रिटिसाइज। हम लेकर के आए, हमने क्या किया, एज ए लिटन ने क्या किया, 21 से 19 साल घटा दिया। अब तुम छाप कर दिखाओ जरा था, छाप कर दिखाओ मेरे खिलाफ, है ना। तो हमेशा उसको, गवर्नमेंट को पता है कि न्यूज़पेपर का क्या रोल है, इसीलिए गवर्नमेंट समय समय पर प्रेस को क्या करती रही है, दबाती रही है, उसको सेंसर करती रही है। उसको पता है कि अखबार एक बहुत बड़ा मीडियम है नेशनलिज्म के एवोल्यूशन में। वो जानती है कि अखबार अकेले पूरे पॉपुलेशन को, पूरे जनता को खड़ा कर सकती है हमारे खिलाफ। इसीलिए समय समय पर क्या किया गवर्नमेंट ने, सेंसर किया है अखबारों को। राजा राम मोहन राय के वक्त में 1823 में भी हुआ है, जब जॉन एडम्स आता है वाइस गवर्नर बनकर के और उनसे पहली बार सेंसर कर दिया अखबारों को। तब से लेकर के बार बार कानून बनते रहे हैं। तो रोल तो दिख रहा है आपका कि जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म का क्या रोल है नेशनलिज्म के एवोल्यूशन में। यह बात समझ में आ रही है? तो दूसरा को समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? रानी एकदम समझ गई। और जैसे ही क्लास खत्म होगा इस पे एक क्वेश्चन दागेंगे अभी आंसर राइटिंग के लिए कि कितना समझा आपने। देखो क्वेश्चन के डर से जो है रियल बातें निकल के आ जाती हैं। भावना, इमोशन समझ गई कि नहीं, कि अखबार क्या रोल निभा रहा है नेशनलिज्म के एवोल्यूशन में, है ना। सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार की आलोचना करना, माध्यम से जनता को अवेयर करना, उनको जागरूक करना, एक सरकार के पॉलिसी के खिलाफ एक माहौल तैयार करना, यही तो एवोल्यूशन है नेशनलिज्म का। ठीक है जी, बढ़े आगे। ओके, अब आते हैं, अब बार बार मैं उसी एजुकेटेड क्लास पे आ रहा हूं, मैं उसी इंटेलेक्चुअल क्लास पे आ रहा हूं। मैं वो जो एजुकेटेड क्लास है ना, इंटेलेक्चुअल क्लास,
उसने सबसे पहले एक्सपोज किया ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को, सबसे पहले एक्सपोज किया गया। और ये एक्सपोज होना क्या हुआ, लोग बड़ी मुंह बना रहे हो, दे ऐठ रहे हो, क्या चल रहा है भाई, बोरियत फील हो रही है, कुछ चटाकेदार मसाला दूं मैं तुमको, हाँ? एक दिन आना है तुम्हारे बाजार समिति में, बहुत दिन हो गया घूमे हुए बाजार समिति, मतलब जमाना मैंने, क्यों, बारिश का मौसम है, मैं रहा हूं उस एरिया में यार, कुछ कुछ समय तक रहा हूं, और मैंने वो गंदगी देखी है जितना मैं सोचता हूं। कभी एक बार उधर गया था, मैं किसी काम से ही गया था मैं हाल फिलहाल, तो मैंने सोचा कि मैं इधर रह कैसे लिया। हाँ सच में है, उस समय हमारे लिए वही साफ सुथरा था, और आज तो भाई साहब गंदगी बजबजाता रहता है, इधर गंदगी उधर गंदगी, और गलती से बारिश अगर हो जाए, हाँ गलती हम लोगों का है। इतनी पतली पतली गलियां हैं उधर, भाई साहब घुस जाओ तो एक बार में 2 अगर बाइक घुस जाए तो मुश्किल हो जाता है निकालना। बहुत मुश्किल हालात है उधर, और एक तो गुंडागर्दी बहुत है उधर। सैदपुर हॉस्टल, पटेल छात्रावास, आपस में ये सब गोलीबारी करते रहते हैं, मतलब मारपीट नहीं, गोलीबारी होती है, बम मारते हैं एक दूसरे पे, कहने को छात्र हैं, हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। सैदपुर हॉस्टल में बड़ी जातियों का वर्चस्व है, और पटेल छात्रावास में छोटी जाति कुर्मी तथा कथित, हालांकि छोटी जाति बड़ी जाति में कहता नहीं, लेकिन सरकार ही नियम बना कर रखी है कि ये बड़ी जाति हैं छोटी जाति हैं, तो आपस में बम मारते रहते हैं। वो जाकर सैदपुर पे बम मार देगा, फिर सैदपुर आकर के पटेल पे बम मार देगा। अरे भाई पुलिस क्या करेगी, संयोग कहो कि एलएस उधर नहीं है, नहीं तो आगे कहेगा सबकी 5 को बच्चा पढ़ेगा 10,000 में, है ना, वो बचवा से लिया वो 50,000, वो बचवा से लिया 50,000, हमको आगे कहेगा वो 10,000 में 5 को पढ़ेगा, और पढ़ाना पड़ेगा, है ना। बहुत 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 मुश्किल है उधर। ऐसे तो नॉर्मल जो लोअर लेवल के कोचिंग से जहाँ पे बच्चे कम हैं उस पर उनका ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे उनको पढ़ाना पड़ता है वैसे, समझे, उनके कमाने खाने का जरिया वही है। बढ़े आगे, बढ़े, हाँ, तो क्या हुआ कि दिस इंटेलेक्चुअल क्लासेस एक्सपोज्ड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। अभी तक हम ये मानते आ रहे थे कि भाई ये लोग आए ही हैं इंडिया में हमारा कल्याण करने के लिए, हम ये भाई ये एहसान जता रहे ना हमारे ऊपर। दिस ब्रिटिश रूल जस्ट ट्राई टू इम्पोज सम, क्या कहते हैं, मतलब वो कंसिडर कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर रूल करके फेवर कर रहे हैं हमारा, वो ना होते तो पता नहीं हम कैसे जिंदा रहते। उन्होंने कहा हम तो तुमको सिखाने आए हैं कैसे रूल करना है, तुम रूलर नहीं हो, इंडियंस कभी रूलर नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे रूल करना है। बेटा तुम हमको सिखाओगे, वैशाली में गणराज्य स्थापित कर लिया हमने, जब तुम्हारे पास, जब तुम्हारे यहां सिविलाइजेशन नाम का कोई चीज नहीं था, तुम अभी नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। यूरोप में जिस समय लोग जीना सीख रहे थे उस समय हमारे यहां एक सभ्यता थी, है ना। जिस समय तुम झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, कबीला बनाना शुरू किए थे नए नए, उस समय हमारे यहां वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट टाउन था मोहनजोदड़ो हड़प्पा। तुम हमको बता रहे हो कि कैसे रूल करना है, अब क्या करें। मैंने कहावत है कि कमजोर समय में क्या कहते हैं, हाथी पे चढ़े हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। नहीं, पहले सुनो मेरी बात, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्ड्स, अदरवाइज ऑल वर्ड्स जो ना तुम्हारा यहाँ पे इंटर कर लेंगे और हम जाके वहाँ बैठ जाएंगे। बेटा तुमको बुलाएंगे यहाँ पे पढ़ाने के लिए तुमको, हाँ
हाँ, तो इंटरफेयर ना करो। बात समझ रहे हो? तो ये कह रहे हैं, अब मैंने पहले भी दोहराया है, कौन सा थ्योरी है जी? व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी। थॉमस हॉब्स जैसे लोगों ने, जो इंग्लिश के भी बहुत बड़े राइटर हैं, लिटरेरी वर्क कर चुके हैं थॉमस हॉब्स, पॉलिटिकल थिंकर भी हैं। थॉमस हॉब्स पॉलिटिकल थिंकर भी हैं और इंग्लिश, कई सारे इंग्लिश नॉवेल्स और इंग्लिश जो है बुक्स लिखे उन्होंने। उन जैसे लोगों ने ये थ्योरी इजाद किया। वहां के जो लिटरेरी वर्क करने वाले लोग जो हैं, साहित्यकार लोग, कौन सा थ्योरी? व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी। अब जैसे होता नहीं है हमारे यहां कि खुद ही ठेकेदार बन जाना धर्म का। हम बजरंग दल वाले हैं, हम बजरंग दल वाले हैं। अगर 14 फरवरी को पति पत्नी भी पार्क में बैठे दिख गए तो उनसे आईडी कार्ड मांगा जाएगा, और अगर गलती से आईडी कार्ड नहीं लेके आए तो उनको पीटा भी जाएगा। नहीं है यार, बजरंग दल वाले तो इसका ठेका लेकर रखे हैं ना कि किसी कपल को जो है चैन से नहीं रहने देंगे वो 14 फरवरी को। मेरा एक छात्र जाके 14 फरवरी के शाम में आया बैच में पढ़ने, हम बोले चंदन वंदन लगाए, गमछा उमछा डाले, हम बोले ये क्या है रे? तो बोल रहा है सर मेरा कल ब्रेकअप हो गया, आज बजरंग दल की तरफ से गए थे। अरे भाई साहब, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम आज बजरंग दल की तरफ से तुम जाओगे? मतलब चाहते क्या हो तुम? ठीक है, ये लोग भी वैसे ही है, ब्रिटिशर्स। उन्होंने खुद को ठेका दे रखा है किस चीज का निकेत? रहने से करेंगे वर्ल्ड को सिविलाइज्ड बनाने का। सिर्फ वो लोग सिविलाइज्ड हैं। ये तो हिटलर वाला बात है। हिटलर कहता था कि वी आर प्योर ब्लड, वी आर आर्यंस, हम प्योर ब्लड है, बाकी सब इंप्योर है। जानते हुए कि इंडियंस आर्यन है तब भी इंडियंस को इंप्योर कह दिया कि मिक्स्ड रेस के हैं। तो एक होता है आत्ममुग्धता, खुद में जी रहे हैं अपना एक यूटोपियन वर्ल्ड बना करके। तो ये लोग भी वैसे ही हैं। इन्होंने खुद को ठेका दे रखा कि वी आर व्हाइट मैन और हमारी ड्यूटी है कि वर्ल्ड को क्या बनाए? सिविलाइज्ड बनाए। ये ब्लैक लोगों को नहीं आता खुद पे रूल करने, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी तो उन्होंने कॉलोनी बना रखा है ना। और हम लोगों को ब्राउन कहा, ये ब्राउन लोगों को भी रूल करने नहीं आता है। ठीक है, अब इसके तहत वो हमारे ऊपर फेवर दिखा रहे हैं कि हम तुम पे रूल करके एहसान कर रहे हैं, एक दिन तुमको सिखा देंगे और चले जाएंगे। तो तुम फाइनल डेट बताओ किस दिन जाओगे? कोई फाइनल डेट नहीं है जाने का। तो हम लोग मतलब वो तय करेंगे कि हम किस दिन सीख लिए। हमने तय करा दिया 1947 में। ठीक है, हम लोग सीख लिया है रूल करना। ठीक है, तो अब यहां पर उन्होंने एक ऐसा पूरा सिस्टम बनाया। उस पूरे सिस्टम में हर वक्त उन्होंने ये दिखाया कि वे हमारे ऊपर फेवर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, नया जुडिशियल सिस्टम लेकर के आए, नई कोर्ट कचहरी बनाई, नए जजेस लाए, नए मॉडल पे। उन्होंने कहा कि ये नया मॉडल इक्वालिटी पे आधारित है। ये हिंदू मुस्लिम को नहीं देखता, ये धर्म को नहीं देखता, ये काला गोरा को नहीं देखता, ये ऊंच नीच को नहीं देखता, सबको एक जैसा हम जस्टिस देंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे जस्टिस सिस्टम आया इंडिया में। देखा, हम आपके ऊपर फेवर कर दिए नया जस्टिस सिस्टम ला करके। लेकिन उस जस्टिस सिस्टम में जमींदार को तुम बचा रहे हो, उस जस्टिस सिस्टम से तुम साहूकार, मनी लेंडर्स और महाजनों को बचा रहे हो। तुमने इतना कॉम्प्लेक्स जस्टिस सिस्टम कर दिया है कि आम जनता नहीं जानती कि आज भी कितने लोग जानते हैं कोर्ट कचहरी के सिस्टम, कितने लोग अवेयर हैं। मैं कहता हूं कि यह करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। एक आम जनता को जिस से पाला पड़ता है, एक आम जनता को ब्लॉक में जाना पड़ता है, एक आम जनता को कई मायनों में कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, पुलिस सिस्टम, गवर्नमेंट, आम जनता को उसके राइट्स पता होने चाहिए। एक करिकुलम का पार्ट बना दो ना कि पब्लिक कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझे। खैर वो बात की बात है, कभी सिस्टम का पार्ट रहा तो करूंगा मैं वो भी, है ना। पीएम बन गया तो ठीक है, मैंने पीएम बन के डिक्टेटर बनूंगा ना भाई, पहले डेमोक्रेसी के थ्रू जाने दो। जाऊंगा उस पूरा सिस्टम पे कब्जा, पूरे सिस्टम पे, इलेक्शन कमीशन पे कब्जा, पहले तो इलेक्शन कमीशन पे कब्जा करूंगा। ठीक है, कि हर साल जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के 90% वोट, सारा विपक्ष 10% में सिमट जाएगा
अकेला 90% वोट आएगा हमको। खैर, अब यहां पे समझ गए पहला क्या मैंने बोला कि सिस्टम ऐसा बनाया कि उन्होंने हमें फेवर दिखाया। बोला कि हम देखो नया लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम लेकर के आए, नई पुलिस सिस्टम लेकर के आए हैं, इसमें देखो कितना क्राइम कंट्रोल हो गया है, ठगी सिस्टम खत्म हो गया। नहीं, अब सती सिस्टम के में कोई अपने बहू को जलाने की कोशिश करता है तो देखो तुरंत हम धर पकड़ रहे हैं। दिखा रहे हैं कि नए सिस्टम से हमारा कितना फायदा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे दिखा रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए हम रेलवे डेवलप कर रहे हैं, और हम भी ना समझ मान बैठे हैं, है ना, मान बैठे हैं कि रेलवे का डेवलपमेंट ही हमारे लिए हुआ है। देखो जी, हम अब एक जगह से बैठ के दूसरी जगह छुक 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 करके जाएंगे, है ना। आने जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ना, रोड सिस्टम तो था नहीं। अब उस जंगलों को पार करके जाना पड़ता था लोगों को। 19th और 20th सेंचुरी तक रोड सिस्टम नहीं था, तो रेलवे एक बड़ा माध्यम बना ना जाने का। हमारे ऊपर एहसान दिखा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने देखो नया एजुकेशन सिस्टम लेकर क्या है तुम्हारे लिए, पढ़ लिख के तुमको नौकरी दे रहे हैं। नौकरी जानते थे पहले, हाँ, रेगुलर सैलरी जानते थे कि रेगुलर सैलरी क्या होता है, हाँ? देखो न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर तुमको इतना कुछ हम सभ्य बना रहे हैं, सिविलाइज बना रहे हैं। अब तुम धोती कुर्ता पहन के पैंट शर्ट पहन रहे हो, कोट पैंट पहन रहे हो। बात ओवरऑल क्या है, ओवरऑल बात क्या है कि हर वक्त उन्होंने हमारे ऊपर एहसान जताया। जब भी कोई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, उनका यही पर्पस है कि वह हम पर इंपोज करें उस पॉलिसी को, और यह दिखाएं कि यह पॉलिसी आया है आपके लिए। लेकिन सारा खेल क्या है, यह सारा पॉलिसी मेकिंग का जो खेल है, उसका एक अंत रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। नहीं, इसको उजागर किसने किया, इंटेलेक्चुअल क्लास। वो इंटेलेक्चुअल क्लास जो खुद ही ब्रिटिश रूल का फेवर करती है। दादा भाई नौरोजी ने फेवर किया, है ना, राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश रूल का फेवर किया, महादेव गोविंद रानडे ने ब्रिटिश रूल का फेवर किया। खुद ही जस्टिस है, महादेव गोविंद रानडे कौन है, जस्टिस है ब्रिटिश रूल में। बदरुद्दीन तैयब जी ने फेवर किया, फिरोज शाह मेहता जैसे लोगों ने फेवर किया है। लेकिन फेवर करने के साथ आरसी दत्ता, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, पहला बुक जो इकोनॉमिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ऐसे व्यक्ति जो फेवर करते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज को एक्सपोज कर दिया कि ठीक है इन्होंने ये पॉलिसी लाया हमारे लिए, लेकिन एट लास्ट करना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से, एक्सप्लोटेशन। और यही तो थ्योरी बना ड्रेन ऑफ वेल्थ का 1867 में। कहां पर, लंदन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने इसके बारे में एक आर्टिकल में, एक कॉन्फ्रेंस में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस था, उसी में इसको पहली बार पढ़ा। उन्होंने बताया कि सारा खेल इंडिया से वेल्थ को ले जाने का है। कैसे ले जा रहे हैं वेल्थ, ये अपने इंप्लॉइज को सैलरी दे करके, अपने आर्मी को सैलरी दे करके, अपने इंडियन सिविल सर्विसेज वाले को सैलरी दे करके, मिलिट्री कमांडर्स को सैलरी दे करके। इतना सैलरी जो उनके, आपको यह पता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की जो सैलरी थी इंडिया में, वो उसके रेस्पेक्ट में जो ब्रिटेन का जो सिविल सर्वेंट था उसका 25% सैलरी होता था। उनका 25 रुपया है सैलरी, ब्रिटेन के सिविल सर्वेंट का 25 रुपया सैलरी है, तो यहां के सिविल सर्वेंट का 100 रुपीज सैलरी है। कौन नहीं बनना चाहेगा इंडिया में सिविल सर्वेंट? क्यों 100 रुपया दे रहा है यहां के लोगों को? ताकि भाई वो रुपया कहां जाए, ब्रिटेन जाए। वहां के सिपाही का सैलरी अगर 10 रुपया है तो यहां के सिपाही का सैलरी 60 रुपया है, 50 रुपया है। क्यों? सब सैलरी कहां भेजेगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन का जीडीपी मजबूत होगा। होम चार्जेस को क्या कहा गया? होम चार्जेस कहा गया। दूसरा तरीका क्या? रेलवे पे फिक्स्ड प्रॉफिट देना। उन्होंने ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट क्लास को कहा कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, कहां पर? इंडिया में। किस चीज के लिए? रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। इस पे मैं 5% की
प्रॉफिट गारंटीड दूंगा। ये 5% का, एक तो ये पैसा लोन के रूप में आ रहा है इंडिया में, हमारा ही पैसा ले गए तुम, हमारे ही से प्रॉफिट कमा के गए तुम, और हम उसी पैसा को हमें लोन के रूप में दे रहे हो, और उस लोन पर हम इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो इंडियन लोग दे रहे हैं। तो ये भी तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक तरीका है। बात समझ रहे हो? तो इसको एक्सपोज किया किसने? इससे क्या हुआ? इंडिया के लोगों को समझ आई, गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे से एक्सपोज होती गई, उजागर होता गया, इंडिया के लोग सजग होते गए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई कि लड़ो इसके खिलाफ, लड़ो इसके एक्सप्लोटेशन के खिलाफ। किसान वर्ग जागृत हुआ, मजदूर वर्ग जागृत हुआ, ट्राइबल्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया। नहीं, क्लियर है? बढ़े आगे। बोलते बोलते इंसान थक जाता है, आजकल खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता ना। वही है, अब सुबह वाला थ्योरी बताई थी, कौन? तुम ही बताई थी ना, एक बार में ज़्यादा खा लीजिए, वहीं शाम में एक बार में जा उसके लिए तो घर पे रहना पड़ेगा। सैलेड्स खा लें, कुछ फाइबर्स खा लें, मुर्गा का सीना हाँ, उसे तो फाइबर्स क्या होता है भाई, मुर्गा का सीना। हाँ, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, हाँ, एक बाइट तो खाता हूं मैं। बतख का अंडा चलेगा? बतख का अंडा चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेशनलिज्म में एक सबसे बड़ा रोल निभाएगा, वो निभाएगा प्रोमिनेंट रोल, वो है रेलवे का डेवलपमेंट। किस चीज का? द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। रेलवे के विकास ने भारत के राष्ट्रवाद में की भावना में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना। कैसे? अनिकेत डिस्क्राइब करोगे क्या प्लीज? गुड, वेरी गुड। मैं कहता हूं महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में रेलवे का सबसे बड़ा रोल है कि नहीं? आस्था कैसे? आस्था बताएगी। परसों सारी इसको मैं डिस्कस किया था, क्या था ना? रेलवे का रोल कैसे है महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में? गुड। इंडिया को समझना जरूरी था ना। गांधी wanted to start a movement in India। वो साउथ अफ्रीका से लौट के आए, साउथ अफ्रीका में बहुत सफलता से उन्होंने वहां पर अपने जो भी उनके डिमांड्स थे उसको पूरा करवाया, अपने सत्याग्रह। तो सत्याग्रह एक सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट था गवर्नमेंट के खिलाफ। वो ये बात समझ गए थे कि गवर्नमेंट को झुकाया जा सकता है किसके माध्यम से? सत्याग्रह के माध्यम से। हमेशा सत्याग्रह अनशन ही नहीं होता है, सत्याग्रह के कई सारे डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, सत्याग्रह के दो डायमेंशन, दो बेसिक एलिमेंट हैं। पहला है ट्रुथ, दूसरा है अहिंसा। ठीक है, सत्य पे अडिग रहना और अहिंसा पे अडिग रहना, नो वायलेंस। ठीक है, ये पिछली बार हम लोगों ने एक लड़के से पूछा भी था इसमें क्या कहते हैं, मॉक इंटरव्यू में,
पिछले साल जो हुआ था, इस बार भी ये स्टार्ट होने ही वाला है मॉक इंटरव्यू, ठीक है। तो अब वहां से लौट क्या एकदम खुश, अरे साउथ अफ्रीका में खुश, हमने सफलतापूर्वक इसको कर लिया, इंडिया में भी हमें स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, ब्रिटिश रूल को झुका देंगे। तो उनके पॉलिटिकल जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनको क्या राय देते हैं कि बेटा जी पहले इंडिया को देखो, समझो, और फिर लोगों के कंसर्न को देखो, लोगों के क्या दुख दर्द है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों का दुख दर्द कुछ और है, यहां के लोगों का दुख दर्द कुछ और है। साउथ अफ्रीका में कास्टिज्म नहीं है, यहां पे कास्टिज्म कूट कूट के भरा हुआ है ना। वहां पे रीजनलिज्म नहीं था, वहां पे बीइंग एन इंडियन सब एक कॉमन कॉज के लिए लड़ रहे थे। यहां पे रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद ज्यादा है, यहां पे धार्मिक जो है मुद्दे ज्यादा है लोगों। अब रेलवे वो माध्यम बना पूरे भारत को देखने का, समझने का। नेशनल मूवमेंट में रेलवे का बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि जब जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रेलवे के माध्यम से ही लोग एक दूसरे के नजदीक आए। चाहे वो नेशनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, एक जगह से दूसरी जगह नेताओं का जो मोबिलाइजेशन हुआ, गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। याद करिए, मोपला मूवमेंट के बारे में चर्चा हुई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के असहयोग आंदोलन के समय में मोपला मूवमेंट केरल में स्टार्ट हो गया, गांधी गए। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मोपला मूवमेंट का खिलाफत मूवमेंट में शौकत अली गए। रेलवे ना होता तो शौकत अली का पहुंचना इतना जल्दी हो पाता क्या? गांधी का पहुंचना जल्दी हो पाता क्या? नहीं। बारदोली में किसान मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बारदोली में किसान मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार होने को आए थे, गांधी तुरंत पहुंच गए बारदोली। कहा सरदार अगर गिरफ्तार होगा तो मैं सत्याग्रह का कमान संभालूंगा। पहुंचना। चंपारण किसके माध्यम से आए? चंपारण पहुंचने का माध्यम, ये जो मैंने इसीलिए बोला कि गांधी को महात्मा को गांधी बनाने, सॉरी गांधी को महात्मा बनाने वाला जो सबसे बड़ा जरिया है वो कौन बना? रेलवे। पटना आना, पटना से मुजफ्फरपुर जाना, मुजफ्फरपुर से चंपारण जाना, कौन माध्यम बनता है? तो पूरे जो नेशनल मूवमेंट का जो ये एक दौर जो देखोगे उसमें रेलवे का सबसे बड़ा भूमिका है। ठीक है। 1865 में एडिसन ने लिखा कि अभी तक जो बड़े बड़े डायनेस्टीज और बड़े बड़े आंदोलनों ने कुछ किया भारत में, उससे बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देगा रेलवे। उससे बड़ा, रेलवे खुद में एक बड़ा आंदोलन है, भले ही उसके पीछे हम दिन रात जो है पैसा झोंक रहे हैं और उसका इंटरेस्ट हम चुका रहे हैं, लेकिन रेलवे के कारण ही भारत के लोग अपने कॉमन कॉज के लिए, कॉमन कंसर्न के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं। नॉर्थ साउथ से जुड़ा, ईस्ट वेस्ट से जुड़ा, बिहार गुजरात से जुड़ा। गांधी गुजरात से चल के आते हैं ना बिहार में, नहीं? नॉर्थ साउथ से कैसे जुड़ा? मद्रास के लोग इधर आए, इधर के लोग मद्रास गए। तो कहने का मतलब है कि लोगों के नजदीक आने से नेशनलिज्म कॉमन कंसर्न के लिए आए, नेशनलिज्म का एवोल्यूशन हुआ, नेशनल मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन मिला। क्लियर है? बोलो। गुड। तो अगला क्या है? रोल ऑफ, अच्छा एडुकेशन का तो बात हमने कर लिया है, लेकिन इंग्लिश एडुकेशन ने कैसे एवोल्यूशन किया? अभी भाई मद्रासी जो है तमिल बोल रहा है, बिहारी हम भोजपुरी बोल रहे में का हलवा का खैलो है, लूट के ले जाता जमींदारवा लेकिन इंग्लिश जब आया तो अब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हाँ, अब वो आ रहा है मद्रासी यहां पे, या केरला से लोग आ रहे हैं, या तेलुगु आ रहे हैं, तो वो तेलुगु में अब नहीं बात कर रहा हमसे, तेलुगु में अपनी बातें नहीं बता रहा, वो इंग्लिश में हमसे जुड़ रहा है, हम इंग्लिश में उससे जुड़े, इंग्लिश में बात करके इंग्लिश हो गया। मतलब कि समझ हाँ, इंग्लिश में बात करके इंग्लिश को भगाया हमने, ये बात बहुत अच्छी है। तो क्या आया? एक दूसरे को कम्युनिकेशन का माध्यम बना, इंग्लिश माध्यम बना नेशनलिज्म के एवोल्यूशन में, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का एक इजी वे बना ताकि लोग एक दूसरे को अपनी कंसर्न बता सके। एक यही कारण है कि पहला जो सेशन है कांग्रेस का वो मुंबई में होता है।
और दूसरा सेशन उठ के कहां चला जाता है? कलकत्ता। और तीसरा सेशन उठ के चला जाता है मद्रास। और दोनों तीनों तीन सिरे में, मतलब तीनों प्रेसिडेंसी में नहीं। कलकत्ता में हुआ तो क्या मद्रास के लोग नहीं आए क्या? या मुंबई के लोग नहीं आए? मुंबई में हुआ तो बंगाल के लोग उठ के गए कि नहीं है? तो एक कॉमन लैंग्वेज क्या था वहां पे लोग कम्युनिकेट करने का? गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था मद्रास के सेशन में, मद्रास का तीसरा सेशन जो है उसमें पहली बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। पहले और दूसरे सेशन में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। पहला सेशन 1885 में 1885 में हुआ, जिस साल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया। सिर्फ गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखा गया कि गवर्नमेंट को यह डिमांड फुलफिल करना चाहिए। दूसरा सेशन हुआ कलकत्ता में, गवर्नमेंट के सामने क्या रखा गया? डिमांड्स। तीसरा सेशन मद्रास में हुआ, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया गया। तभी तो मिर्ची लग गई डफरिन को। डफरिन को तभी मिर्ची लग गई। एक साल पहले ही वो गार्डन पार्टी दिया था, टी पार्टी। एक साल बाद मिर्ची लग जाता है। तो कम्युनिकेशन का माध्यम क्या बना? इंग्लिश। अब बंगाली गए हैं, बिहार के लोग गए हैं, कैसे समझेंगे बात को? तो वहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म था। उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो आ रहा है वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर, हालांकि पहली बार वहां पर रीजनल लैंग्वेज में भी बात की गई है। मद्रास के सेशन में रीजनल लैंग्वेज में भी बात की गई, लेकिन आउट ऑफ द मतलब टोटल एक कॉमन तरीके से बात करो तो वहां पे कम्युनिकेशन का एक बड़ा जरिया। तो यहां पे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नेशनलिज्म के उदय में, इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखता है। क्लियर है क्या जी? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? बढ़े आगे। अब मॉडर्न एज लिटरेचर की बात कर लेते हैं। हमने बोर हो गई ना। कैसे कल भाई 8:30 में 6:30 में छोड़ेंगे। 6:30 में, इसलिए 6:30 में छोड़ेंगे क्योंकि हमारे हेडक्वार्टर से हमें इंस्ट्रक्शन आया है कि देखिए 1.5 घंटा से कम की क्लास नहीं होनी चाहिए। 1.5 आवर, 135 मिनट्स हो जाए, 140 मिनट्स हो जाएगा चलेगा। 120 मिनट्स नहीं होना चाहिए, 1 आवर 20 मिनट्स। इसका बड़ा भाई हमारा पैसा नहीं बनेगा, 1 आवर 20 मिनट्स का पैसा नहीं जुड़ेगा है ना। तो इसलिए 1 आवर्स 30 मिनट्स का क्लास प्रॉपर दूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा ताकि 1.5 घंटे का पैसा बने मेरा देखो हमारी मजबूरी समझिए और कोऑपरेट करिए हाँ अरे भाई तो खाना तो आता है ना, बोले कम से कम वो तो खाएंगे ना, वो तो पैसा से आता है। दुकान पे जाके बोलेंगे भैया देखो हमारा कितना सुंदर चेहरा है, 1 किलो चावल दे दो, देगा क्या नहीं ना। तो उतना तो पेट के भूख का, पेट की अग्नि कैसे शांत होगी? अन्न से। और अन्न कहां से आता है? पैसा से। और घर छोड़ करके यहां पटना में है, अपना घर नहीं, रेंट पर है। मकान मालिक कहेगा कि बरामदा में जगह देते वहीं सो, तुम रेंट छोड़ दो, वो भी जगह देने में उसको अखड़ेगा नहीं। तो उस बेसिक नीड्स के लिए तो चाहिए ना। क्या तुम फ्री में दे देगा? अब बाजार समिति से चल के यहां पे आए हम हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं बढ़े आगे। अभी मैं किसी ऐसे हॉस्टल में शिफ्ट होना चाहता हूं जहां पे एम्प्लॉयड लोग रहते हों और खाना पीना मिलता रहे। बहुत दिक्कत हो रही है खाने पीने को लेकर के। ऐसा है पटना में हॉस्टल जहां पे एम्प्लॉयड लोग रहते हों? एक मिला था हमको, एक मिला था, लेकिन मैं वहां पे शिफ्ट नहीं हुआ और इधर आके शिफ्ट हो गया। खाना वाना सब मिल रहा था वहां पे और ज्यादा नहीं मांग रहा था, ओनली 15,000। हाँ एसी था, पर्सनल रूम था, बहुत बड़ा ड्राइंग हॉल था, बड़े बड़े सोफाज लगे हुए थे इस तरह का ना। 4 रूम का था, सफाई वाली आती थी साफ करके जाती, मतलब वो 15,000 में साफ सफाई, कचरा उठा के फेंकना, एसी का मतलब सब कुछ इंक्लूडेड था। यही एन कॉलेज के पास। हाँ बड़े आगे उस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे खोला जा सकता है एम्प्लॉयड लोगों के लिए। कमाने का जरिया ही वही है। 4-5 लड़कियां मिलके एक साथ रूम लेके रहे। बढ़े आगे हम लोग, बढ़े। तो लिटरेचर का क्या रोल है? अभी आपको याद है 1859 का इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट के बाद एक नॉवेल लिखा जाता है, नॉवेल नहीं प्ले लिखा जाता है, नील दर्पण। याद है?
नील दर्पण में क्या, किसको क्रिटिसाइज किया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है ना। भारत में हिंदी लैंग्वेज का को नया रिवाइवल करने वाला, उसको नया रूप देने वाला, नया जन्म देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी एक बुक है भारत दुर्दशा। कौन सी बुक है? भारत दुर्दशा। गवर्नमेंट की जम के क्रिटिसाइज की गई है इस बुक में। क्लियर है? मतलब अंग्रेजों की सारे पॉलिसीज का बखिया उधेड़ दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अब जो भारत दुर्दशा पढ़ेगा वो, उसके मन में क्या विचार आएंगे कि सारे एक्सप्लोटेशन का जड़ कौन है? अमरीश पुरी कौन बैठा हुआ है? अंग्रेज, मोगैम्बो। ठीक है ना। तो इस तरह से जो लिटरेचर है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, भाई उनको कौन नहीं जानता। वंदे मातरम आज जो हमारा राष्ट्रगीत है उन्हीं के कारण है। तो उन्होंने आनंद मठ लिखा। आनंद मठ का प्लॉट क्या है? सन्यासी रिवोल्ट। गवर्नमेंट के पॉलिसी का क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है। लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ना कि हमारे जनरेशन, हमारा पूर्वज भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है और हमें भी आवाज उठाना चाहिए। 1770 की बातें लिखी गई हैं। बात समझ रहे हो? इन्होंने एक और लिखा, दुर्गेश नंदिनी। आनंद मठ, बंकिम चटर्जी का एक और बुक है, कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी। एक मैगजीन लिखा वंदे मातरम के नाम से, बंग दर्शन। मतलब ये जो बुक लिख रहे हैं, उस बुक में किसकी बातें की गई हैं? हमारे जो प्राइड है, हमारा प्राइड क्या है? एंशियंट जो इंडिया है उसकी बातें की गई हैं। हमने अपने एक्सप्लोटेशन के खिलाफ जो पहले आवाज उठाया उसकी बातें की गई हैं। गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हुए बातें की गई हैं। तो जो पब्लिक पढ़ेगी उस बुक को और पढ़ करके फिर जब जनता के बीच में जाएगी तो बातें तो करेंगे ना वो लोग। गवर्नमेंट की नीतियों की बातें होंगी, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इस तरह से लिटरेचर जो है उसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया के नेशनलिज्म के एवोल्यूशन में। दुर्गेश नंदिनी है ना, वंदे मातरम या बंग दर्शन। नंदिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब और आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब वो हरिश्चंद्र नहीं है जो सत्य बोलते थे, है ना। हालांकि ये भी सत्यवादी ही है, लेकिन फिर भी। बड़े आगे। अब आ जाओ एक सबसे लास्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी। नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया का एकजुट होना। कैसे एकजुट होना है? क्या बिहार मद्रास के नजदीक आके खड़ा हो गया? नहीं ना। आस्था हंस रही है। इसमें मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या कि एक कॉमन जुडिशियल सिस्टम तैयार हुआ, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार हुआ, एक कॉमन अप्रोच ऑफ गवर्नेंस तैयार हुआ। तो मद्रास में भी वही गवर्नेंस का सिस्टम है जो गवर्नेंस का सिस्टम बिहार में है, जो गवर्नेंस का सिस्टम गुजरात में है, वही गवर्नेंस का सिस्टम यूपी में है। तो गवर्नेंस का सिस्टम एक जैसा, जुडिशियल सिस्टम एक जैसा, है ना। तो एक्सप्लोटेशन का सिस्टम भी एक जैसा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। एक सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स डेवलप हुए। यहां पे पहले इसका बिहार का थॉट्स पहले तेलुगु लोगों के थॉट्स से अलग हुआ करता था, हालांकि अभी भी है ना। या मद्रास के लोगों का थॉट्स जो है वो झारखंड के थॉट्स से अलग है, क्योंकि वे ऑफ लाइफ क्या है? अलग है। आज भी वे ऑफ लाइफ के कारण थॉट्स में समानता नहीं है, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो एक जैसा है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो एक जैसा है। और यही बातें हमको एक जैसा करती है क्या? एज अ इंडियन,
है ना? यही बातें हमें क्या करती है, एक जैसा करती है एज ए इंडियन, कि तमिलनाडु वाले भी इंडियन है और हम भी इंडियन है। क्यों? क्योंकि हम एक जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, एक जैसे जुडिशियल सिस्टम में रहते हैं, एक जैसे गवर्नेंस में रहते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक यही कॉन्सेप्ट यूज करो उस समय की बात, जब एक जैसा सिस्टम आया गवर्नेंस का, तो क्या हुआ, देश का इंटीग्रेशन हुआ, एकजुटता आई देश में। ठीक है? और जब एक जैसा इंटीग्रेशन होगा, देश इंटीग्रेट होगा, तो क्या होगा, फिर वही बात कि लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और फिर कॉमन कॉज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे, नेशनलिज्म का एवोल्यूशन होगा। क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा सा, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, ये लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखा तुमने? 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी, 2004 में, नहीं 2003 में, 3 में नहीं 2 3 4 2 में, 2002 में रिलीज हुई थी। अजय देवगन उसमें हीरो है, अजय देवगन, हाँ, ही प्लेड एज अ भगत सिंह। कमाल की मूवी थी। उसी में बहुत मार खाए थे 2002 में अपने हेडमास्टर से, बंक करके मूवी देखने को लेकर के। कहानी मैंने सुनाया भी था, है ना, कि कितना पिटाई खाए थे, रवि सर बुलवा करके मार खा खिलवाए थे हमको। ठीक है तो हाँ, नहीं तो हाँ, बाद में वैसे ही मेरा नेचर हो गया। जब हम भी टीचिंग प्रोफेशन में आए तो हम भी धोए कस के। हम यही समझ बैठे थे कि टीचर बनने का मतलब है कि पीटना, है ना। तो इतना मारते थे कि गार्जियन हमको धमकी दे कि तुमको जेल भिजवा देंगे। बोले जाओ भिजवा दो लेकिन बहुत मारते थे। बाद में धीरे धीरे हमको लगा कि भाई पीटने से बच्चा, लेकिन हाँ, पीटने से बहुत बच्चा सुधर भी गया। मतलब खौफ ऐसा हो गया कि मतलब उस इलाके में लोग कहता था कि उसको एज अ टीचर ले आओ, ट्यूशन टीचर, तुम्हारा बेटा सुधर जाएगा ये वाला खौफ था। और बच्चा देखता था ना, तो उदंड से उदंड बालक भी अगर सामने देख लिया तो सर ऐसे झुका के निकलता था कि कहीं आक्रमण ना हो जाए हमारे ऊपर। ठीक है, और बहुत बच्चा सुधरा भी, लेकिन मैक्सिमम बच्चा नहीं सुधरा। मैंने बोला मैक्सिमम थुथराट हो गया सब। एक होता है थुथुर, हाँ थुथुर, एक होता है थुथुराट तो थुथुराट हो गया। बोला कि हमारे यहाँ कहावत है कि देहिया पिटाई आंखवा रोई, हाँ ओम का करी, देह पिटाएगा आंख से आंसू गिरेगा, उसमें हमारा क्या जाता है वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया था तो हमने भी फील किया कि देखो मारने से कुछ नहीं होगा, वरना तो भाई हम बेंच में घुसा घुसा के बच्चा सब, मैंने एक तो नहीं बोलेंगे, एक लड़का, मतलब चूंकि मेरा प्रोफेशन स्टार्ट हुआ स्कूल से, स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था मैंने, तो जब मैं क्लास में घुसता था ना तो वो थर थर कांपने लगता था। वो होमवर्क बना के लाता था तब भी थर थर कांपता था, मुंह लाल हो जाता था, है ना। और हम उसको समझाते थे देखो बेटा तुमको नहीं मारेंगे, तुमको मारेंगे तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि सही में अगर उसको एक लपड़ भी मार दे तो खत्म मजा आता। फिर भी दूसरे का मार देख के थरथराता रहता था कि भाई मेरे ऊपर देखो। मारते ऐसे नहीं थे हम, बच्चा सब बदमाशी करता था तभी मारते थे हम, ठीक है, लेकिन अब नहीं मारते हैं। इवन बीपीएससी वाले बच्चों को भी बहुत धोए हैं, बीपीएससी वाले यूपीएससी वाले बच्चों को भी बहुत धोए हैं। हमारे अभी भी पड़ा हुआ है वो वाला वो वाटर पाइप होता है ना, हमको मेरे डायरेक्टर सिखाए कि मारिए ऐसे कि चोट लगे लेकिन दाग ना हो, है ना। मतलब चोट लगेगा लेकिन दाग होगा तब ना जाके दिखाएगा। तो वहां से सीखे तो पता चला कि वाटर पाइप से मारने पर दाग नहीं उठता है खैर वो जमाना बीत गया, अब 10 साल से नहीं मारता हूं मैं। चल आज का परिणाम ये हुआ कि बच्चा सब गुंडा सबको लेके आता था हमको मारने के लिए मारने के लिए आता था सब, ऐसा नहीं है, मारने के लिए आया कई बार। फिर वो जो गुंडा नहीं, मतलब लफुआ नहीं होता है, मोहल्ला का लफुआ हुआ, फिर अच्छा भैया आप हैं, देखिए हमको आपको मारने के लिए लेके आया था। भैया को मारने के लिए आया, नहीं भैया को लेके आया ठीक है, क्या ही जमाना था। ठीक है, अब आ जाओ गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। अगला कारण है भेदभावपूर्ण नीति, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। हाँ, तो उस मूवी की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि उसमें मूवी के सीन में दिखाया है कि
एक जो रेवोल्यूशनरी है वो मूवी देखने जाना चाहता है, थिएटर में जाना चाहता है, बट वहां पे लिखा हुआ है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और गलती से वो उस सेक्शन में घुस जाता है जहां पे अंग्रेज बैठे रहते हैं, और अंग्रेज उसको लात जूता मार करके भगा देते हैं, है ना। वहां मूवी की बात कर, उसी मूवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब हम कुत्तों के बराबर थे, और उसका बदला भी हाल फिलहाल ऋषि सुनक ले चुका है, खुद भी 10 डाउनिंग सीट में घुसा और एक कुत्ता को लेकर भी घुसा, है ना, जब पीएम बना वो तो बदला हमारा पूरा हो गया है, बस वहां से 45 ट्रिलियन पैसा लेना बाकी है। 45 ट्रिलियन लेके गया इंडिया से वो लोग, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। सोचो 45 ट्रिलियन अगर हमारे पास होता तो चाइना हमारे कंपैरिजन में कहीं होता क्या? कहीं नहीं, नहीं। तो अब बात यहां पे आ जाओ, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है कि नहीं? आपने एक सर्टेन नियम बना के रखा है कि थिएटर्स में, क्लब्स में, कॉफी हाउसेज में जहां पे वो जाते हैं वहां पे डॉग्स और इंडियन अलाउड नहीं। वो कितना हीन नजर से देखा जाता है। सारा खेल ब्लड का है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को उसमें जाना अलाउड है और शूद्र को जाना अलाउड नहीं है। ब्राह्मण भी कुत्ता के बराबर है उस समय, अंग्रेजों की नजर में वो क्या है, डॉग्स के इक्वल टू डॉग्स, ठीक है। लेकिन हम जब वहां से जब आते हैं अपने सोसाइटी में तो ब्राह्मण ऊपर है और शूद्र नीचे है। तो कितना खून खोलता होगा जी? नहीं खून खोलता होगा। अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति जाए और बोले कि हम तो देखेंगे आज फिल्म, है, और गलती से अंग्रेज के बोल में जाके बैठ जाए, क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो कहेगा हम गोरे हैं। तो गोरे जो है ब्राह्मण से ज्यादा सुपीरियर है। क्या दूसरा, नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में कितना लड़ाई लड़ना पड़ा हम लोग को सिविल सर्वेंट बनने के लिए। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी कि इंडियन लोगों को भी मौका दो सिविल सर्वेंट बनने के लिए। और उसमें भी इन्होंने क्या चलाकी रखी कि पहले तो एग्जाम होगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में होगा तो पैसा वाला होगा वही ना जाएगा जी इंग्लैंड परीक्षा देने, नहीं। और लग गया कि 23 ईयर्स एज रखेंगे, 23 साल में तुम ग्रेजुएट बनो और इंग्लैंड जाकर के परीक्षा दो, ठीक है। बाद में फिर कितनी सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, तब जाके इंडिया में एग्जाम होना शुरू हुआ। नहीं, उसमें भी क्या डिस्क्रिमिनेशन, एज घटा करके 19 साल कर दिया। लियो, करते रहो तुम 19 साल में सिविल सर्वेंट बनते रहो। बात कहने का मतलब है कि ले देकर के ये हमारे साथ किसी न किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस की बात जब हो रही थी तो मैंने बताया था कि आर्मी में जब एक सिपोए ज्वाइन करता था सेना के तौर पे और एक यूरोपियन सोल्जर ज्वाइन करते थे एक सिंपल सोल्जर के तौर पे, प्रमोशन में इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि एक इंडियन सिपोए मैक्सिमम सूबेदार तक पहुंच पाएगा, लेकिन ये सोल्जर जो ज्वाइन किया था वो कर्नल और ब्रिगेडियर तक पहुंच सकता है। सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन है ना, ह्यूज डिफरेंस था सैलरी में। या तो क्लर्क बनो, या तो उनके कोठियों पर जाकर के माली बनो, नौकर बनो, चाकर बनो, ड्राइवर बनो। यही तो थी हमारे लिए नौकरियां। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑब्वियसली। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अब हमारे अंदर जब वो कचोटेगा कि हमारे साथ भेदभाव, तो हमारे मन में क्या होगा, वो इमोशन जगेगा कि काश इनको उखाड़ के फेंक दिया था इंडिया से, काश हमारा रूल रहता इंडिया में। बात समझ रहे हो? एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। क्लियर है? नाउ द लास्ट पॉइंट। है तो बहुत सारे पॉइंट, आज तक करिए इनका पॉइंट ही नहीं खत्म हो रहा है और ना छोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन आज ये टॉपिक पढ़ा के ही खत्म करूंगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा और उसके बाद खत्म। लास्ट पॉइंट ये है, सबसे बड़ा एक कारण बना कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट को जब पढ़ोगे तो कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ा कारण बनता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल मैंने परसों 2 दिन पहले मैंने शायद इसको डिस्कस किया था, इल्बर्ट बिल को किया था, इल्बर्ट बिल को शायद मॉर्निंग वाले बैच में तो नहीं कर दिया था। इल्बर्ट बिल
क्या था हिल्बर्ट बिल? लॉर्ड रिपन जब इंडिया में गवर्नर जनरल बन के, वायसराय बन के आते हैं, सो एज वी नो दैट ही इज द फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। सो और एक वेलफेयर स्कीम के तहत, क्योंकि उनका जो नेचर, कैरेक्टर और पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया के साथ सिंपैथी के साथ जुड़ा हुआ है ना। वो वहां पर किसकी गवर्नमेंट, वो लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे, और लेबर पार्टी हमेशा इंडियंस लोगों के साथ एक उनका सिंपैथी जुड़ा रहा था। तो वेलफेयर स्कीम्स के तहत इंडिया में वो इल्बर्ट बिल लेकर के आते। इल्बर्ट बिल क्या था? बिफोर इल्बर्ट बिल नो इंडियन जजेस वर अलाउड टू हियर ओवर यूरोपियन केसेस। उन ट्रायल नहीं सुन सकते थे, किसका? यूरोपियन लोगों का। इल्बर्ट बिल के तहत इंडियन जजेस को भी वो पावर्स दिए गए, जिसके बाद वो यूरोपियन जजेस के इक्विवेलेंट हो गए, है ना। वही पावर्स, वही प्रिविलेजेस, अब वो भी यूरोपियंस के केसेस को सुन सकते हैं। अभी हुआ बवाल, किसके बीच में? यूरोपियंस के बीच में, ठीक है। और लंदन में बनाया डिफेंस एसोसिएशन, और ये डिफेंस एसोसिएशन ने क्या किया? चंदा इकट्ठा करके लोगों से और सरकार के खिलाफ लड़ा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा और लॉर्ड रिपन को रिजाइन करके जाना पड़ा। यह दिखाया कि यदि कंबाइंड होकर के इंडियंस लड़ते हैं किसी कॉज के लिए, जब यूरोपियंस अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कंबाइंड होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सरकार पर प्रेशर बना करके इस कानून को वापस करवा सकते हैं, तो हम भी एक संगठन के अंदर में अगर हम लड़ें, सरकार के ऊपर बार बार प्रेशर बनाएं, तो सरकार झुकेगी, हमारे बातों को मानेगी और हमारे लिए सुविधाएं लेकर के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया का में एवोल्यूशन होता है नेशनलिज्म का। अभी किसी को सवाल पूछना है तो ओपन प्लेटफॉर्म है, पूछ सकते हो। बोलो जी। कुछ नहीं पूछना? बोर हो गई? चलो मिलते हैं हम लोग वापस कल, और कल से शुरू होगा कांग्रेस एंड मॉडरेट्स।